नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है। अब तक इस रेस में सिर्फ अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह के नामों की चर्चा होने लगी है। इस बीच अशोक गहलोत केरल पहुंच गए हैं। यहाँ वह राहुल गांधी से मीटिंग किए। वहीं गहलोत ने अब राजस्थान सीएम का पद छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। साथ ही साथ भी कंफर्म कर दिया है कि वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। आपको बता दें, गहलोत ने कहा कि मैं नामांकन भरूंगा, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है, चुनाव भी हो सकता है। यहाँ गहलोत अन्य नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने की चर्चाओं की बात कर रहे थे। साथ ही साथ गहलोत ने यह भी साफ कह दिया है कि वह अगर अध्यक्ष बन भी गए तो वह राजस्थान से दूर नहीं जाएंगे। वह बोले कि जिस राज्य में मैं आता हूं, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूं, वहां के लोगों से दूर मैं नहीं जा सकता। गहलोत ने इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं सवाल है कि क्या गैर गांधी अध्यक्ष पद की तैयारी कौन किस पर भारी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद की तैयारी को लेकर शशि थरूर, अशोक गहलोत, मनीष तिवारी, दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता नामांकन भरने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि अब तक इस रेस में सिर्फ अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह के नामों की चर्चा भी होने लगी है। इस बीच अशोक गहलोत केरल पहुंच गए। यहाँ वह राहुल गांधी से मीटिंग किए, जिसके बाद अशोक गहलोत वहां से वापस आए। आपको बता दें कि गहलोत ने अब राजस्थान सीएम पद का छोड़ने के संकेत भी दे दिए हैं। साथ ही साथ यह भी कंफर्म कर दिया है कि वह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। आपको बता दें, गहलोत ने कहा कि मैं नामांकन भरूंगा, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है, चुनाव भी हो सकता है। यहाँ गहलोत अन्य नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने की चर्चाओं की बात कर रहे थे। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। आपको बता दें कि बीजेपी से राहुल आनंद जी हैं, कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नीरज राय जी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न आपसे है दीपचंद जी, कांग्रेस में जो हलचल है, अभी तक ये लग रहा था कि अशोक गहलोत हैं, फिर ये लग रहा था मनीष तिवारी हैं, दिग्विजय सिंह है, आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन? दीपचंद जी। ये पहली पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करवाती है, और ये पहली पार्टी है जहाँ हर कार्यकर्ता को मौका देती है कि वो भी चुनाव लड़े और अपना योगदान और पार्टी के अंदर अपने भागीदारी निभाए। पार्टी जहाँ पर भी किसी का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी उम्मीदवारी कर सकता है और अपनी कैंपेनिंग कर सकता है और चुनाव जीतकर अपना स्थान ले सकता है। और रही बात अभी आपने कहा अशोक जी, ससुर थरूर जी, मनीष तिवारी जी, दिग्विजय सिंह, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रवि राजपूत जी कि अशोक जी 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारधारा को आगे लेकर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे मनीष तिवारी जी हैं, 5 साल से एनसीआई और 2 साल से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और G23 के सदस्य भी हैं। और शशि थरूर जी जो केरल से सांसद है, G23 के सदस्य। आपने ये स्पष्ट कहा है कि आज देखो 22 सितंबर है जो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है कानून कांग्रेस पार्टी की। 24 को नामांकन होगा और 30 तक भरे जाएंगे। 8 अक्टूबर को नामांकन वापस होगा रवि राजपूत जी, और आपको क्लियर पोजीशन पता लग जाएगी कौन व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। 17 तारीख को हमारी कांग्रेस पार्टी के मतदान और 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और आपके सामने 19 तक जाएगा कौन अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का। तो इसमें आए तो वो पता नहीं कौन सी बात है। देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया करवाती है और अपना अध्यक्ष आगे भेजती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जो संघ परिवार से या
नागपुर घराने से कोई इनका अध्यक्ष बने, ऐसी पार्टी नहीं है ये लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखती है। नहीं दीपचंद जी सवाल ये है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के लिए ये हो रहा था कि वो नामांकन करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, एक नेता नहीं, आपके सारे वरिष्ठ नेता है, जैसे आपने दिग्विजय सिंह का नाम गिनाया, अशोक गहलोत का नाम गिनाया, शशि थरूर का गिनाया, मनीष तिवारी का गिनाया। ये मायने ये नहीं है, अगर पार्टी एक है, विचारधारा उसकी एक है, शीर्ष नेतृत्व एक है, तो ये चार नामांकन, फिर पार्टी को चुनना, एक सदस्य को उसे अध्यक्ष बनाना, ये कहीं ना कहीं कठिन होगा, आपको नहीं लगता? आदरणीय रवि राजपूत जी, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कहा है कि कोई भी पार्टी का सदस्य इलेक्शन लड़ सकता है, पारदर्शिता से जो इलेक्शन जीतेगा वो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। इसमें क्या दोहराई है, बताइए आप। दीपचंद जी एक मिनट, हम राहुल आनंद जी से कमेंट लेते हैं। राहुल आनंद जी, इनका तो कहना है कि हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, हमारे पार्टी में ये नेता वो नेता, इन्होंने बहुत सारे नेताओं का नाम भी गिना दिया। बताइए, आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है? देखिए, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। व्यक्तिवादी आधार पर सोचने के कारण कांग्रेस कौरवों का जो पक्ष रखा गया था महाभारत में, वो अधर्म था। यानी कहने का मतलब कि कांग्रेस व्यक्ति विशेष की बातें करती है, और वो कहती जरूर है ये कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देख लीजिए, लगातार 2 दशक की बात कर लीजिए, तो हर पर्दे के पीछे कांग्रेस ही रही है और सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की इर्द गिर्द पार्टी घूमती रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने बड़ा ही अच्छा बात कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही कि लोकतंत्र क्या है। मैं जरा इनको बता दूं कि लोकतंत्र वास्तव में क्या है। जब देश आजाद हुआ था और जब वोटिंग कराई गई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसको चुना गया था और किसके इशारे पे किसी और को बना दिया गया? क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? पहला प्रश्न। दूसरा मैं बता दूं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आस्था पे खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है। अगर जब जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जो भी सदस्य सदन का रास्ता तय करते हैं और जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जब शपथ ग्रहण करते हैं, तो उस वक्त वही विपक्ष जिसको जनता विपक्ष में अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए चुनती है, वो लोकतंत्र की आस्था पे प्रश्न उठाते हैं, यानी कि ईवीएम का रोना गाते रहते हैं। एक बात मैं और बताऊं कि नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद जो वंशवाद का जो नारा था वो किस प्रकार से बुलंद हुआ और कैसे तुष्टीकरण चरण बाय चरण आगे बढ़ी, ये आपको देखने में बनता है। इतिहास के पन्ने को पलटकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन नेहरू जी की पार्टी को आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड जितने लोगों ने किया, वो सिर्फ एक ही परिवार के सदस्य थे। कुछ अपवाद की छोड़ के मैं बात करता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समशिष्टवाद ही धर्म है, व्यक्तिवाद अधर्म है। और जिस लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं ये, इनको तो पहले उस ईवीएम पे भरोसा नहीं है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपचंद जी आपके पास वापस आएंगे, आपसे कमेंट लेंगे। दीपचंद जी, 8 राज्यों में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए। तो और जब केरला की जब यात्रा हो रही है राहुल गांधी जी की, तो उस समय एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वही पार्टी का कॉल लेते हैं। लेकिन यहां कॉल किसने लिया? यहां पे सोनिया गांधी जी ने कॉल लिया। तो स्पष्ट है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा ख्याल है, और एक स्वतंत्र विचारधारा से अगर मैं प्रेरित होकर बात करूं, तो मैं बस इतना कहूंगा कि अध्यक्ष गांधी परिवार का होगा और 4 दिशाओं के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। दीपचंद जी ने जितनी भी नामों को लिया, अगर शशि थरूर की बात आप कर लिए, तो वो G23 के सदस्य रह चुके हैं, यानी वो नहीं बनेंगे। दूसरी बात, अगर अशोक गहलोत जी की बात कर ले, तो मुख्यमंत्री का कुर्सी किसको देना होगा, जहां उनको 36 का आंकड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं राहुल आनंद जी, एक प्रश्न ये भी है ना, किसके घर में क्या बन रहा है,
उसके घर का गार्जियन कौन है, घर में खाना कौन लेके आता है, इसमें आपकी क्या जरूरत है? इसमें बीजेपी की क्या जरूरत है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा, ये नेता ऐसा, वो नेता वैसा, ये क्या जरूरत है? राहुल आनंद जी, आवश्यकता है इस देश के अंदर जब आप स्वतंत्र राजनीति करते हैं और राष्ट्र हित को साधने की बात करते हैं और राष्ट्रीयता को प्रेरित होकर जब आप कोई कदम उठाते हैं तो उस समय आपको पक्ष विपक्ष दोनों की बात करनी आवश्यक बनती है। अब तक कांग्रेस का जो रवैया रहा है, उन्होंने केवल आरोप लगाया है। मैं आपको एक चीज और स्मरण करा दूं, 2014 तक जो सरकार थी, यानी कि मई के महीने तक जो सरकार थी, उस सरकार का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था, यानी वो स्वतंत्र नहीं थे। खुद मनमोहन सरकार के जो खास उनके सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने द एंसेस्टर प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक लिखी है, उसमें सारी बातों का वर्णन किया गया है। इसलिए जो व्यक्तिगत लाभ को समझे, जो व्यक्तिगत क्षमता को निखारने की कोशिश करे और राज्य धर्म क्या होता है उसको भूल जाए, तो भाजपा को जरूर आवश्यकता है कि उनके बारे में सोचे और जनता को अवगत कराए। लाल किले के प्राचीन से खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा वंशवाद, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदार होगा। तो अब तक जो देश के अंदर जो राजनीतिकरण जो हो रही है, आप देखिए टीएमसी किसके लिए जी रही है? अपने भतीजे को सेट करने के लिए। समाजवादी पार्टी किसके लिए जी रही है? सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को सेट करने के लिए। राहुल आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे, एक कमेंट लेना चाहेंगे हम कुल मिला के नीरज राय जी से। नीरज राय जी, ये जो कांग्रेस में जो नामांकन का दौर जारी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रवि जी, मैं परसों भी बैठा था आपके चैनल पे, तो वही चीज मैंने कहा था कि हर एक राजनीतिक दल के चुनाव कराने की अपनी अपनी प्रक्रिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता और नेता सिर्फ कांग्रेस के अंदर होने वाले चुनाव पे फोकस किए हुए हैं। उसका मुख्य वजह वर्तमान में अगर देखा जाए तो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन अब मैं बात करूंगा, हमारे छोटे भाई राहुल जी इस पे बोल रहे थे, ईवीएम पे आवाज उठाए थे। ईवीएम पे मैं दूसरी बार बोलूंगा आपको। आप ये बताइए कि मैं 20 साल की बात नहीं कर रहा हूं, जेपी नड्डा जी की बात कर रहा हूं। जब जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल जी, तो कौन कौन सी प्रक्रिया को पूरा करके, कितनी चर्चा और परिचर्चा करके, जो कि जनता के पब्लिक डोमेन में लाकर आपने उनको अध्यक्ष बनाया है। अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी या गांधी परिवार लेकर चलता है, तो वास्तविकता है कि कांग्रेस के लिए या देश के लिए गांधी परिवार ने बहुत बड़ा त्याग किया है। ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा उसका अनुसरण करे, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है जो काम किए होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से अपने घर के गार्जियनों को हाशिए पे बैठा दिया है। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इस चीज को आप देख के खुद पछता रहे होंगे कि कभी नारा बोला जाता था, शायद आपको याद नहीं होगा, हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में, कि भारत माँ के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर। तो आइए अभी लेटेस्ट देखा जाए रवि जी, तो अभी नितिन गडकरी जी को, जो कि मोदी सरकार के विगत 8 सालों में किसी मंत्री का एक विजन दिखा है देश को, वह नितिन गडकरी जी का है। उनको भी ले आकर किनारे कर दिया गया। सिर्फ बचे हैं कौन? राजनाथ सिंह जी। देखिए राहुल जी, किसी भी चीज पे मेरे भाई आरोप प्रत्यारोप बहुत सही होता है, लेकिन पहले अपने गिरेबान में झांक कर आगे बढ़ा जाता है। आपने 20 साल तक कांग्रेस के बात किया है, मैं 80 से लेके अब तक आपके बीजेपी के बारे में बात करना चाहूंगा। शायद छोटे भाई हैं, यह भी नहीं कहूंगा कि आपके ज्ञान पे मैं उंगली उठाऊंगा, लेकिन कभी इस पे चर्चा होगी। ईवीएम पे आपने बात बोला था, आपको सनद रहे कि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, तो सबसे पहले देश में अगर किसी ने ईवीएम के ऊपर उंगली उठाया था तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी ने। यह आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है कि विपक्ष आवाज उठाता है, क्योंकि जहां से उत्पत्ति हुई थी ईवीएम की, उन जगहों पे भी ईवीएम बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? कि जिसने बनाया उसने ही कहा कि जब सॉफ्टवेयर ही तो हैक हो सकता है। यह अभी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। आज चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल देना क्यों चाहती है। और यह फैक्ट बात है, इसको आप माने न माने, जनता और मीडिया भी मान रही है
कि भारतीय जनता पार्टी के 50 प्रवक्ता, पूरी सरकार, यहां तक कि तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वह भी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि एक अदम्य साहस वाले वो इंसान है, मानव है, नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा हुए ही व्यक्ति हैं। आप लोगों को चाहिए नीरज जी, हम आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाए हैं। वो ठीक है कि आप अपने मुद्दे, अपनी भाषा आप बीजेपी पे लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर बीजेपी भी पूछना चाहती है या और भी कोई विपक्षी पार्टी पूछना चाहती है कि आपके घर में या फिर आपकी पार्टी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है उसमें इतने सारे लोग हैं, उनमें आप चुनोगे किसे? और प्लस अभी तक जो गांधी परिवार का एक प्रमुख चेहरा रहा है, चाहे सोनिया गांधी थी, अब राहुल गांधी एक बार बन चुके हैं, उसके बाद वो हट गए, फिर एक बार राहुल गांधी की ही पुकार कांग्रेस में हो रही थी, लेकिन अब ये 4 नाम जो हैं, ये 4 नामों की जो चर्चा है, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू करता है। बिल्कुल, अभी मैं वही चीज तो बोलने जा रहा था जो आप बोल रहे हैं। अभी मैं पिछले भी डिबेट में बोला था, जो कि आज निकल कर आया है कि अशोक गहलोत जी का, मैं उस दिन भी कहा था कि अशोक गहलोत जी अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनका तो हाथ से भी गया, पांव से भी गया। अब इस पर यह है कि कांग्रेस का बहुत दिनों बाद एक चुनावी प्रक्रिया से दौर से गुजर रही है कांग्रेस, उनका एक आंतरिक मामला है अपना। इस मामले पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, हम हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस पे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नीरज राय जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन राहुल आनंद से एक कमेंट ले लेते हैं। राहुल आनंद जी, कांग्रेस का तो एकदम सीधा सीधा कहना है कि आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आपके पार्टी में जो भी अध्यक्ष बनता है वो नागपुर से तय होता है, मोदी शाह ऐसे हैं, ये जिससे चाहे जो बना दे, चाहे मुख्यमंत्री बनाए चाहे अध्यक्ष बनाए। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं, समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है, धन्य हमारा सुशय आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। देखिए, इन्होंने जो भी बात की, आप राजनीतिक विश्लेषक जी को बैठाए हैं वो, लेकिन वो स्वतंत्रता की बात ना करके वो कांग्रेस की तरफ ही प्रेरित हो रहे हैं। मैक्सिमम टाइम इनके शब्दों से यही प्रतीत हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो नागपुर के विषय में बात करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि वारदा आश्रम का नाम आपने सुना होगा। महाराष्ट्र के अंदर एक वारदा एक जगह है जो बिरला जी का गेस्ट हाउस हुआ करता था। वहां पे गांधी जी आज रात को विश्राम करने के लिए ठहरे थे। वहां संघ की कार्यकलाप को देखकर बड़ा प्रभावित हुए थे और उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस है तो इसकी क्या आवश्यकता है। और जो हेडगेवार जी जो कि कांग्रेसी थे जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी और गांधी जी स्वयं मिलने की उत्सुकता दिखाते हुए उनकी समय 7:30 बजे तय की गई थी। पता उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा था कि जब कांग्रेस है तो फिर ये संघ की क्या आवश्यकता है। तो उनका पता है क्या बड़ा ही सरल जवाब था। उनका यह जवाब था कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत और राष्ट्र का निर्माण जारी रहे, इसके लिए संघ की आवश्यकता है। और यहां हम व्यक्ति विशेष नहीं, हम समाज को जागृत करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा भी था कि मैं काफी प्रभावित हूं और इससे जुड़ना चाहिए। अगर ये इतना खराब है तो मैं आपको बता दूं कि जब लाल किले के पास जब परेड हो रहा था तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे संघ के लोगों को कहा था कि आप आकर परेड में शामिल होइए। ये तो अभी की बात हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मातृशक्ति है, जो मातृशक्ति है बीजेपी की, आज उसी की विचारधारा से, गांधी जी की विचारधारा को वो फॉलो करती है, जिसके वजह से आज हम उसी के कार्यकलाप को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं एक और विशेष बात बता दूं, जो लोग सांप्रदायिकता की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सारे लोग एक्सपोज हो गए गुजरात दंगा में। आप देखिए, एक एक कर एक कहावत है ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, उनकी अपराध लिखे जा चुके हैं। और मैं बताऊं, जो एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा लेकर चलता है वो अधर्म है। महाभारत में भी यही हुआ था कि एक व्यक्ति विशेष की लोगों ने चर्चा की और वो धर्म को भूल गए।
तब जाकर कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनना पड़ा और उनको धर्म के बारे में बताना पड़ा। आवश्यक है कि आज मंदिर मिल गया ढूंढने से। दीपचंद जी आ रहे हैं। दीपचंद जी अगर एक एक लोग बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे तो जनता जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पास भी स्पष्ट आवाज पहुंचेगी, वो भी निर्णय कर पाएंगे। तो इसके बाद हम आ रहे हैं दीपचंद जी। बस मैं 20 सेकंड में खत्म करता हूँ रवि जी, 20 सेकंड में खत्म करता हूँ। ढूंढने से महादेव मिल गए, ढूंढने से दीपचंद जी आ रहे हैं। अगला कमेंट आपसे ही लेंगे। अगर राहुल आनंद जी बोल रहे हैं तो अगला कमेंट आपसे ही लेंगे, तो एक बार उन्हें मौका दीजिए। राहुल आनंद जी। जी मैं बता दूं कि ढूंढने से काशी विश्वनाथ मिल गया, ढूंढने से ज्ञान रूपी मंदिर मिल गया, ढूंढने से स्वयं अयोध्या में राम विराजमान हो गया, ढूंढने से महाकाल में कॉरिडोर बन गया। तो फिर ये कांग्रेस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है अपने अध्यक्ष को 20 साल से? ये राहुल आनंद जी अब वो समय आ गया है कांग्रेस में। राहुल आनंद जी, दीपचंद जी हम ये कह रहे हैं अब वो दौर आ गया है राहुल आनंद जी कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष और गैर गांधी परिवार से ढूंढने की तलाश कर रहा है और शायद जल्दी मिल भी जाएगा। दीपचंद जी आपसे अगला प्रश्न है, अशोक गहलोत की चर्चाएं कांग्रेस में खूब तेज हैं, लेकिन सवाल यही है ना, अशोक गहलोत चाहे राजस्थान में आप देख लीजिए वो सीएम रहे थे, जब वो सीएम अभी भी हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जब वो अपनी पार्टी को एक राज्य में नहीं संभाल पा रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है ना कि कल आप उनको अध्यक्ष बनाएंगे और पूरे देश को संभालना है, कांग्रेस को चलाना है, कैसे चलाएंगे? दीपचंद जी। तो रवि राजपूत जी, मैं राहुल भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये जो अभी राजधर्म परिवारवाद की जो बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में जेपी नड्डा अध्यक्ष कैसे बने, उनको किसने वोट दिए, उनके सामने किसने फार्म भरा, किन लोगों ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, बताइए। आप में हिम्मत है, नहीं बता सकते। आपके अमित शाह 2 बार अध्यक्ष बने, अगर हिम्मत है तो बीजेपी चुनाव करके दिखाइए ना। आपके भारतीय जनता पार्टी में कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हैं तो चुनाव कराइए। आप बताइए अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने किस अध्यक्ष पद पर फार्म भरा या उनके सामने कौन खड़ा हो? आपके यहाँ तो संघ से फरमान आता है सीधा जी इसको अध्यक्ष बना दीजिए, इनको प्रवक्ता बना दीजिए। और राहुल भाई, अभी आपने तो परिवारवाद की बात की, तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आपके भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ के बेटे पंकज सिंह आपकी पार्टी में है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी आपकी पार्टी में है, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पार्टी, ऐसे कम से कम 70 से 80 जो नेता के बेटे आपकी पार्टी में है, उनके बारे में आप गुणगान नहीं गाएंगे। आपको सिर्फ परिवारवाद दिख रहा है तो गांधी परिवार के अंदर। अरे भाई, जब हम अध्यक्ष बना रहे हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, जब नहीं बनाते हैं तो आपकी पेट में दर्द होता है। आज मुद्दा क्या है? आपने बड़ी बड़ी इतिहास पे चले गए तो इतिहास में बताता हूं आपका, भारतीय जनता पार्टी किसका गुणगान करती है? सावरकर का। और सावरकर कौन है? दुनिया जानती है। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे तो सावरकर क्या कह रहे थे ब्रिटिश वालों को? चलिए ब्रिटिश सरकार में शामिल हो जाइए, ब्रिटिश नेवी में भर्ती हो जाइए। किसके खिलाफ? हमारे स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ। और आप यहाँ पर आप बैठ के राजधर्म की बात कर रहे हैं। और सावरकर कौन थे? 60 रुपए पेंशन ली थी उन्होंने, रत्नागिरी महल पर लिए, और जिंदगी भर माफीनामा लिखा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों से कि मुझे माफ कर दीजिए। एक भी सावरकर का योगदान बता दीजिए स्वतंत्रता सेनानी में। अगर आप अटल जी को मानते तो संघ पर बैन लगाइए। अटल जी मतलब नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया था। आप में हिम्मत है तो संघ पर बैन लगाइए ना। सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगी तो छूट जाएंगे। देखिए रवि राजपूत जी, आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी लेंस लेकर मुद्दा ढूंढ रही है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मतलब बदनाम किया जाए, कैसे उनको मतलब उनकी इमेज को खराब किया जाए। लेकिन मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, 8 साल के अंदर आप सरकार में हो, आप महंगाई विरोध करके सरकार में आए, बेरोजगारी हम देंगे। आप बताइए महंगाई कम हुई? नहीं कम हुई। तो 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1000 रुपए चला गया। आपके माननीय मोदी फेंकू जो झूठ के सबसे बड़े सरदार हैं, उन्होंने क्या कहा था? हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, यानी कि 8 साल में 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। लेकिन आज का आप आटे उठा के देखिए तो कितने लोगों को दिए? 12 लाख लोगों को नौकरी दिया आपने 8 साल में। आज देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई है? उस पर बात नहीं करना चाहते। आप हर चीज मुद्दे से भागना चाहते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज दिखती है, हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण।
रवि राजपूत जी, मैं स्पष्ट कहता हूँ राहुल भाई से, अगर 6 राहुल आनंद जी गांधी परिवार, महंगाई, मुस्लिम, हिजाब, किताब, शमशान, इनके सिवा के पास कोई शब्द नहीं है। आज देश क्या चाहता है इनसे महंगाई पर बात करना, चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे। दीपचंद जी जिन बातों को आप कह रहे हैं, आप भी दूध के धुले नहीं हैं। दीपचंद जी, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। चुनाव बीता, फिर वही उनका केरल, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में अपने दौरे कर। विपक्ष तुमसे जवाब मांग रहा है, आप जवाब दीजिए ना, जवाब क्यों नहीं देते? और रही बात, आपने एक बात अच्छी पूछी कि अशोक गहलोत जी जमीन से जुड़े हुए, बिल्कुल जमीन। राहुल आनंद जी, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। इनका सीधे सीधे आरोप आपके पार्टी और आपके नेताओं पर है। देखिए, सबसे पहले मैं इनको बता दूं, मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि 2014 में जब सरकार चुनाव में जा रही थी, 5 मार्च को 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि इनको मुस्लिम राजनीति करनी थी, पहला। दूसरा, मैं आता हूँ आप मुस्लिम रोजगार की, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। दीपचंद जी आपसे कमेंट लेंगे, आपसे कमेंट लेंगे। मैं बता दूं, रोजगार की उन्होंने बात की, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन रोजगार आप समझते किसको है? जो सरकार नौकरी देती है उसको रोजगार समझते हैं, या जो सरकार आपको प्रेरित करती है कि आप स्वयं से स्वरोजगार शुरू कीजिए, हम आपके साथ हैं और आप लोगों को रोजगार दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि 2014 से, सुनिए 2014 से अब तक लगभग 7,22,000 नौकरियां दी गई हैं सरकारी, और 10 लाख लोगों को नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। अब मैं आ जाता हूं आपको थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत के तहत 53.23 लाख लोगों को लाभ मिला है, जो मुद्रा योजना है। ध्यान रखिएगा, 53.23 लाख लोगों को। मैं आपको डाटा दे दूंगा जब आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अंबानी अडानी को आप लगातार चैनलों के ऊपर विलेन बनाने का काम करते हैं, उनका कितना योगदान है पता है देश की अर्थव्यवस्था में? एक बार देखिए, अगर अंबानी अडानी सच में बहुत खराब हैं, तो फिर गहलोत सरकार उनको क्यों बुलाती है राजस्थान में और कहती है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए? अगर अंबानी अडानी इतने खराब हैं, तो ममता दीदी क्यों कोलकाता में बुलाती है, कहती है कि यहाँ पे मेगावाट लगाइए? क्या है? मैं आपको बताऊं कि हमारा देश में जिस प्रकार से एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है राष्ट्र निर्माण करने के लिए, तो राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, और राज्य की जो पैदावार होती है वो हमसे और आपसे होती है, क्योंकि हम जब करेंगे तो हमारा राज्य बढ़ेगा, जब राज्य बढ़ेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, राहुल आनंद जी, जैसे आपने बड़े उद्योगपतियों का नाम लिया, तो आपको क्या लगता है कि अडानी अंबानी देश को चला रहे हैं? आपको नहीं पता कि गांव में, उस ग्रामीण एरिया में जो एकदम एक रोटी, सूखी रोटी खाता है, वो भी देश को चलाने में उसका अहम योगदान होता है? राहुल आनंद जी, अपने स्टार्टिंग कमेंट में इस बात को कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य आवश्यक होता है, और राज्य में हम जैसे नागरिक की आवश्यकता होती है। तो हमारे की जो 140 करोड़ जो जनसंख्या है, हर कोई कुछ ना कुछ राज्य के निर्माण में अपनी आहुति दे रहा है। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हमने कोशिश किया, जब 2014 में जब आपने सरकार छोड़ा था तो उस समय महंगाई दर पता है कितनी थी? उस समय महंगाई दर। राहुल जी आपको थोड़ा रोकेंगे, और फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। वहीं बढ़ते हैं गेस्टों की ओर। अगला प्रश्न राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नीरज राय जी हैं, तो नीरज राय जी आपसे है कि राहुल आनंद जी, दीपचंद जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका घर सही नहीं, वो कह रहे हैं आपका घर सही नहीं। आप बताइए किसका घर सही है? पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो ही बोलूंगा तो मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ, विपक्ष में बोल रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता है, क्योंकि मुझे बोलना ही है। सरकार अगर हमने आपको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इनवाइट किया है, बुलाया है, तो हम ये चाहते हैं आप निसंकोच अपने शब्द रखें। जी देखिए, जो चीजें हैं ना, अगर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो जिम्मेदारी उसकी ज्यादा बनती है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा आरोप लगते हैं। कांग्रेस के बारे में तो भी बोलना ही बाकी है। देखिए, 2014 से पहले अगर कांग्रेस में कमियां नहीं होती
तो 2014 के बाद एक व्यक्तिवादी विचारधारा का व्यक्ति यहाँ पे देश के अंदर सत्ता में नहीं आते। जैसे अभी हमारे अनुज कह रहे थे, राहुल धर्म और अधर्म की बात कह रहे थे, तो वास्तविकता ग्राम प्रधानी का भी चुनाव होता है तो मोदी जी का ही नाम लिया जाता है और कोई नहीं है। और कांग्रेस पिछले 2009 से 14 का जो उसके क्रियाकलाप रहा कि आज वो 8 साल सत्ता से दूर है, लेकिन जिम्मेदारी भाजपा की ज्यादा बनती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 7 लाख किस मुंह से नौकरी की चर्चा कर रहे हैं ये कि 22 करोड़ से ऊपर एप्लीकेशन पड़े और 7 लाख केवल नौकरी ही मिली। हमारा देश कुपोषण में विश्व में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस पे फोकस करना कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है, इस पे बात नहीं हो सकती है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं नहीं 100% कांग्रेस की देन है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और चुनाव मुद्दा बनाया जा रहा है कि चुनाव इनका है तो इन पे मुद्दा बनाए, तो यह उनका अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और एक परिवार की बात है तो भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, अगर ये इस पे उंगली उठाने से पहले नहीं, नीरज राय जी एक प्रश्न तो बनता है ना कि अगर अशोक गहलोत आने वाले कल में कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, अभी फिलहाल राजस्थान से उनसे संभल नहीं रहा है, वहां हमेशा सचिन पायलट से उनकी तू मैं होती रहती है, तो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, आपको लगता है कि कांग्रेस जहां जिस गड्ढे से उभर के आगे बढ़ रही है फिर कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढे में ही गिर जाए? एक चीज तो इसमें है, आज बता रहा हूं, आगे भी होगा। अगर अशोक गहलोत जी बनाए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वो आज राहुल गांधी से भी मुलाकात किए, केरल गए, राहुल गांधी से मुलाकात किए, उन्होंने साफ तौर पे यही कह दिया है कि अगर हमें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो हम सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि अगर कांग्रेस किसी एक पर विचार कर रही है तो अशोक गहलोत है। जी देखिए, अशोक गहलोत जी जो है एक सीनियर नेता है, जमीनी नेता रहे हैं, लेकिन यह कांग्रेस के लिए खतरा की घंटी भी है कि अगर वहां पे अशोक गहलोत जी को राजस्थान से हटाया जाता है तो राजस्थान भाजपा वहां पे ले आके अपना पिछला हिसाब किताब पूरा करने का काम करेगी। क्योंकि आप लोग भी जान ही रहे हैं कि अभी कुछ दिन पिछले साल ही सचिन पायलट की नाराजगी भी दिखा चुकी थी कि अशोक गहलोत और उनमें तनातनी चल रही है। तो ऐसे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर इनकी चल रही है, कांग्रेस की 4 उम्मीदवार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात की बातें निकल कर आएंगी। कुछ जगहों पे मजबूत तो बहुत जगहों पे कमजोर भी कांग्रेस होगी। अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करना है यह कांग्रेस को खुद सोचना होगा, क्योंकि हम लोग इस पर न कर पाएंगे और न कुछ बता पाएंगे या कोई भी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठेगी रवि भाई, इसलिए उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी देश का सोचे, उंगली उठाना लाजमी है, उस पर कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन मुद्दा यही है ना कि अगर मुख्य विपक्षी दल इस समय कांग्रेस है, अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो देश का लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता? अब बोल रहा हूं, मुद्दा आपने एकदम सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा निर्धारित किया हुआ है कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी है, इसको ही हम लोग इतना तूतू में डाल दें कि मुख्य मुद्दा जो जनता के बीच में है वो उजागर ही ना हो पाए, मीडिया चैनलों से लेके तमाम लोगों में। तो भाजपा जो चाह रही है उसको करने का प्रयास कर रही है। मुख्य मुद्दा यह है वर्तमान में देश में कि रोजगार पे बात होनी चाहिए। मंदिर बनते हैं, अच्छी चीज है भाई, सनातनी का धर्म है, मंदिर बने हम लोग पूजा करेंगे, लेकिन रोजगार पे जो 53 लाख समथिंग का गिनाया जा रहा था मुद्रा लोन में, भैया मुद्रा लोन 50,000। देखिए नीरज राय जी, कांग्रेस ये आज से नहीं, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे को लेकर 2014 के बाद से कांग्रेस हमेशा बीजेपी को घेरती रही है। लेकिन क्या सत्ता परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, प्रदेश दर प्रदेश हारती चली गई। वहीं अब समय यह है कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंच गई है, एक हिंदुत्व की विचारधारा। क्या कांग्रेस की जो विचारधारा है, अगर अशोक गहलोत बनते हैं अध्यक्ष, क्या बीजेपी की विचारधारा के वो कटाक्ष होंगे, काट पाएंगे? सवाल यहां तैयार होता है। हाँ, मैं उसी पे थोड़ा जवाब दे दूं, 1 मिनट आपको। कांग्रेस आज भी ऐसी पार्टी है जो अपने नाम पे वोट पाती है, न किसी नेता के नाम पे नहीं पाती है।
2014 के बाद से बीजेपी एक इवेंट मैनेजमेंट के नेतृत्व करने वाले की पार्टी है। और जिस विचारधारा की बात आप करते हैं, ये वही पार्टी है कि जब बनी थी ना, तो 2 साल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी में नहीं रहे। इस पार्टी की विचारधारा है क्या कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही है जनसंघ की निशानी। आज देख लीजिए तो हर हाथ से काम छीन लिया गया। करोड़ों लोग जो सबसे ज्यादा भूखमरी के इंडिया में पड़े हुए नीरज राय हैं। जी, हम दीपचंद जी के पास जाएंगे। दीपचंद जी, सही बात अगर हम बोल नीरज राय जी आपसे इस कमेंट पर- लेंगे। नीरज राय जी आपसे कमेंट लेंगे, लेकिन हमारा अगला प्रश्न दीपचंद जी से है। दीपचंद जी, जैसे हमने कहा कि कांग्रेस अभी फिलहाल प्रदेश दर प्रदेश और लगातार लोकसभा भी और विधानसभा के कई चुनाव हार चुकी है। अब अगला जो पड़ाव है 2024 का चुनाव है। राहुल गांधी केरल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं, किसी और को बना देते हैं, वो बाय द वे वो बना देते हैं अशोक गहलोत, पीछे की रिमोट जो है वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के हाथ में रहेगी? आपको नहीं लगता दीपचंद जी? अपने रवि राजपूत भाई, आपका सोचना भी गलत है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कानून नहीं कांग्रेस दीपचंद पार्टी जी, में हमारा कानूनी सोचना प्रक्रिया के गलत है वो या सही, जीतेगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। फैसला देखिए, दीपचंद मैं बता रहा जी हूं, इसका हमारा सोचना गलत है या सही, इस मुद्दे पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि आज कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, और वो अगर टूटती है, वो अगर बिखरती है, लगातार प्रदेश दर प्रदेश, लोकसभा दर लोकसभा चुनाव अगर हारती है, तो ये जनता और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बीच में एक छोटी सी खटास है। इसको आप मानिए। अभी तक आपने इसे नहीं माना, इसी वजह से आपने विधानसभा के कई चुनाव आपने गंवाए हैं। आदरणीय रवि राजपूत जी, मैं आपको स्पष्ट वही शब्दों एक से कहावत कह है दूं, ना, मीठा मीठा खा कड़वा कड़वा थू, तो वही आपको अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, इससे पहले जो अध्यक्ष बने, सीताराम केसरी बने, जगजीवन राम भी बने, शंकर दल शर्मा भी बने और पीवी नरसिंह राव भी बने। उन्होंने अपनी विचारधारा और अपने अध्यक्ष पद का पूर्ण तरीके से निवारण किया। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के लोग या अमित शाह या मोदी शाह ये सोच रहे हैं कि इस देश से कांग्रेस पार्टी को मुक्त कर देंगे, वो मुक्त होने वाली पार्टी नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी खुद बीजेपी में युक्त होती जा रही है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी आपने कहा राहुल जी है, मैं राहुल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी को मैं विपक्ष का नेता नहीं मानता हूं, मैं इस देश का नेता मानता हूं जो निडर होकर इस दमन का। आप आ गए मेन मुद्दे पे ना, आप अपने ही नेता को नेता नहीं मान रहे हैं दीपचंद जी। कौन कह रहा है? मैं अपने नेता को नेता मान रहा हूं ना। एक बताइए, आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल जी कर रहे हैं, जिनके जन सैलाब से और जन समर्थन से देखकर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। बताइए आप, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, आज राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 3570 किलोमीटर और ये भारतीय जनता पार्टी वाले उन पर दाग लगा रहे हैं, तो मैं इनसे राहुल भाई से कहना चाहूंगा कि आप, आपके चाणक्य, आपके मतलब फकीर 35 किलोमीटर चल के तो देखिए, आपको पता लग जाएगा। 35 किलोमीटर छोड़िए, 10 किलोमीटर चल के देखिए। दीपचंद जी आपके प्रश्नों का जवाब हम राहुल आनंद जी से खुद ले लेते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब राहुल आनंद जी से खुद ले लेते हैं। रवि भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए दीपचंद जी, अभी टाइम, दीपचंद जी समय है, मौका मिलेगा, अगला कमेंट आपसे लेंगे। लेकिन राहुल आनंद जी कि कांग्रेस का कहना जो है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मतलब दाग लगाना, राहुल गांधी अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। मुझे बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देना है जो खुद पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने और दीपचंद जी ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं आपके प्रश्न से। देखिए, जिस व्यक्ति को वहां नहीं जाते हैं, मैं शुरू करता हूं संविधान के रचयिता से। संविधान के रचयिता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने अखंड भारत को तोड़ा धर्म के आधार पे,
वो अगर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और जो ये कहते हैं कि संविधान दीपचंद जी आ रहे हैं, दीपचंद जी आपसे लेंगे कमेंट, राहुल आनंद जी को बोल लेने दीजिए। अगर इस तरह की अनाप बात करेंगे राहुल भाई, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं दीपचंद जी हम आपसे कमेंट लेंगे और मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं आप अपने वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, आप अपने शब्दों से उसका कटाक्ष करिएगा ना। दीपचंद जी आपको भी मौका मिला है, सभी पैनलिस्ट को मौका मिला है। दीपचंद जी हम ये कह रहे हैं, राहुल आनंद जी अगर कोई भी बात कह रहे हैं तो आप अपने शब्दों से उसे कटाक्ष करिएगा। उत्तेजित होने के क्या मतलब होता है राहुल आनंद जी? एक अच्छे वातावरण में बातचीत करने से हल लिखता है और जनता भी सुनती है। जनता को समझने का मौका दीजिए। तो जिन्होंने अखंड भारत को तोड़ा वो भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं और जो संविधान खतरे में है की बात करते हैं, एक्चुअल में पता है भारत को 1947 के बाद क्या मिला? एक सबसे खतरनाक। देखिए राहुल आनंद जी, हम 1947, 1946 और हम 1900 ईस्वी में नहीं जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2022 की, 2024 की और जो मौजूदा राजनीति है देश की, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम पुराने राजनीति के विषय में हम नहीं जाए, कौन देश को जोड़ा कौन तोड़ा। मौजूदा जो राजनीति है उस राजनीति के दौर में जो अभी फिलहाल हलचल चल रही है, हम उस पर कमेंट ले रहे हैं। रवि जी मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए क्या होता है, इतिहास को उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि आप वर्तमान को ठीक कर सके और भविष्य आपका सुनिश्चित हो सके। इसलिए मैं एक उदाहरण के तौर पे पेश कर रहा था। भारत जोड़ो यात्रा की जो बात करते हैं, उनको तो पहले यह पता नहीं है कि वीर सावरकर किसके लिए जाने जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे वो किसके लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के बैनर में वीर सावरकर जी का फोटो आ जाता है। तो कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है दर्द क्यों है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। नहीं पता है कि आटा किलो में मिलता है, कि आटा लीटर में मिलता है, कैसे कैसे क्या बोल जाएंगे। दीपचंद जी आपसे कमेंट लेंगे। दीपचंद जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। राहुल आनंद जी को इसलिए दर्द होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अशोक गहलोत जी अगर वो बन भी जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, जबकि क्या आज काफी ज्यादा डिमांड है, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल एंसेस्टर प्राइम मिनिस्टर के जैसे होंगे। बटन किसी और के हाथ में होगा। उनको स्वतंत्रता नहीं होगी अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए। और जो राजनीतिक विश्लेषक एक बात कह रहे थे कि कांग्रेस की देन है कि भाजपा आज शासन में है, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है और जो अखंड भारत की जो हमने बात की थी वो हम पे है। जो लोग 4 लाख मंदिर को भारत सरकार हाथ में ले रखी है और भारत सरकार देखिए राहुल आनंद जी, मंदिर हाथ में लेने से देश नहीं चलेगा। जब गरीब के पेट में, एक गांव के एक गरीब के पेट में भोजन जाएगा तब देश चलेगा। तो हाथ में मंदिर लेने से देश नहीं चलेगा। दीपचंद जी आपके पास आ रहे हैं। आपके पास मुद्दा ही नहीं है। दीपचंद जी आपके पास आ रहे हैं, आपसे कमेंट ले रहे हैं। राहुल आनंद जी अगर बोल रहे हैं तो जी राहुल आनंद जी देखिए, बस मैं जल्दी ही खत्म करता हूं। मैंने इसीलिए कहा कि जब 2014 के पहले जो कलेक्शन आता था, 1 लाख करोड़ रुपए का जो कलेक्शन आता था मंदिरों से, वो सारे चीजों पे खर्च किए जाते थे। वही मस्जिद का कलेक्शन को छोड़ दिया गया। और आज जो हिंदुत्व की बात की जाती है, आज वही कलेक्शन से काशी का आपको विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, महाकाल दिख रहा है या फिर ज्ञानवापी मंदिर दिख रहा है, सबको बराबर करेंगे। और जो महंगाई की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं बार-बार राहुल आनंद जी दीपचंद जी अगला प्रश्न आपसे है। बीजेपी का साफ साफ कहना है, राहुल आनंद जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की राजनीति है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। वो सीधे सीधे मंदिर का नाम ले रहे हैं, सीधे सीधे वो बता रहे हैं कि इस मंदिर से इतना पैसा आ रहा है, इससे राजस्व बढ़ता है, देश चलता है। आप बताइए आपका ध्यान कहाँ है, कांग्रेस का ध्यान कहाँ है? आदरणीय रवि राजपूत भाई, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी लेंस लेकर मुद्दा ढूंढ रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई पर चर्चा होगी, रोजगारी पर चर्चा होगी, इस देश में भीतर सार्वजनिक संपत्तियों की लूट और दोस्तों को जो छूट मिल रही है उस पर चर्चा होगी। हमको हर चीज पे जीएसटी देनी पड़ती है और मोदी जी के दोस्तों को कॉर्पोरेट पे छूट दी जाती है, उस पर चर्चा होगी। उनके टैक्स की माफी क्यों मिलती है, इस बात पर चर्चा होगी। अपने ही देश में लोगों को किस तरह बांटा जा रहा है उस पर चर्चा होगी। हम सब भारतीय हैं, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन
80 बेनाम 20 पे क्या गया था, कभी शमशान कब्रिस्तान, कौन लेकर आता है ये कौन डिबेट लेके आते हैं? ये मुद्दे सारे भारतीय जनता पार्टी के। अरे इनमें हिम्मत है तो मैं आप मुद्दे लेकर आइए रोजगार का, कि भाई हम रोजगार इस देश पे इस तरह देंगे, रोड का आत्मनिर्भर है। तो आज का युवा जो MA कर रहा है, तो माननीय मोदी जी कहते हैं वो पकौड़े के लिए, तो ये भी तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब रोजगार दे रहे हैं। तो राहुल भाई ये आत्मनिर्भर बनना है, ऐसा हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना है, हमें रोजगार चाहिए। हमें मतलब हमें आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप हमें अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़ बना रहे हो। और कहा देश आगे की ओर बढ़ना चाहिए, आप किसी को धकेलने की सोच रहे हो। देखिए जो सारी संपत्ति तो मोदी जी ने बेची थी, अंबानी अंबानी को दे दिए। कोरोना काल के अंदर रवि भाई मतलब 80% लोगों की आय कम हुई है, जबकि जो उनके उद्योगपति थे 140 लोगों की आय कम से कम 150 गुना ज्यादा हुई है। और इन्होंने वादा कर रहे थे, आज तक कौन सा वादा इन्होंने 8 साल में पूरा करा? इन्होंने पहले कहा किसानों की आय हम डबल कर देंगे, आज तक डबल नहीं हुई है। आज भी 27 रुपए प्रति महीना है किसान। आज कभी किसान से कुछ मांगते हैं तो कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी का उनका ये संबोधन करते हैं और फिर बोलते हैं। रवि भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आज ये मोदी जी 8 चीता लेकर आए, अच्छी बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हो, आज किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज पूरे देश के अंदर एक लंपी बीमारी चल रही है जो गौ माता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उसको महामारी घोषित करे, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, किसी भी मंत्री ने और किसी हमारे देश के गृह मंत्री पर उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज हमारी गाय रोड पे मर रही है, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। ये इनको सिर्फ गांधी परिवार दीपचंद जी ये तो हमारे समझ से भी परे है। लंपी बीमारी आई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे पहुंचे और वहां पे जो जानवर है उनकी मौत हुई, हम मानते हैं। लेकिन वही कोरोना आया था, कोरोना जब आया था, तो आपके ही नेता वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा सीधा कहना है दीपचंद जी, हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि लंपी वायरस, कोरोना वायरस, ये वो। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कांग्रेस में दीपचंद जी सुनिए तो जरा, हमारा सीधे सीधे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में मुख्य विपक्षी दल, जैसे हमने पहले भी कहा, फिलहाल फिर कह रहा हूं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। और कांग्रेस में अभी तक अगर कोई अध्यक्ष रहा है और किसी का शासन चला है तो गांधी परिवार का चला है। अब कांग्रेस एक बदलाव ला रही है, उस बदलाव को आप देखना चाहते हैं, क्या देश की जनता स्वीकार करेगी? आने वाले कल में जो लोकसभा के चुनाव होंगे या फिर विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी? हम इन मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं, हम लंपी वायरस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। रवि भाई लंपी वायरस बहुत बड़ी बीमारी है और हमारी गौ माता नहीं, किसी दीपचंद जी किसी दिन होगा लंपी वायरस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। ये भी एक मुद्दा है, ये मुद्दा है। आप इसको जिस तरह हल्के में ले रहे हैं, मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा। मैं किसान का पुत्र और गाय माता का मैं मानता हूँ। नहीं, कोई हल्के में नहीं ले रहा दीपचंद जी, कोई किसी बीमारी को कोई हल्के में नहीं ले रहा है, ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि कोई हल्के में ले रहा है। हमारा सिर्फ कहने का है कि हमारा जो मुद्दा है हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। क्या कांग्रेस को आगे, कांग्रेस एक बार पुनः खड़ी होगी, एक बार फिर कांग्रेस हुंकार भरी? हमारा सिर्फ प्रश्न इतना है। आप लंपी वायरस, हरियाणा, पंजाब, गुजरात कहां कहां पहुंच रहे हैं, बीजेपी ने ऐसा किया, मंदिर खोला, दीपचंद जी हम इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं दीपचंद जी। आदरणीय रवि भाई 19 तारीख को हमारा कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और रही बात जो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो हमारे को प्रेम प्यार जनता का जो मिल रहा है, आने वाले टाइम में 2024 के अंदर निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो तानाशाही और बीजेपी की सरकार को अब की बार देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस तरह इन्होंने झूठे वादे करे, जुमले फैलाए, आज तक 8 साल में इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं करे और देश की जनता। दीपचंद जी हमारे पास समय कम है तो हम अगला कमेंट नीरज राय जी से लेना चाहेंगे। नीरज जी, मान लीजिए कि अशोक गहलोत बन जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तब उसके बाद क्या कांग्रेस फिर एक बार रास्ते में दौड़ेगी, हाईवे पे रफ्तार पकड़ेगी? आपको लगता है ऐसा? जी, संभावनाएं तो वैसी ही बन रही हैं कि अगर गहलोत जी बनाए जाते हैं तो भाजपा के सामने जो मुद्दा ये रहता है बार बार कि गांधी परिवार, उस पर इनकी चुप्पी हो जाएगी और कांग्रेस को एक धारा मिलेगी जिस रास्ते पे वो चलेगी, यह दिखाने का प्रयास करेगी कि नहीं, मैं अपने एक
परिवार से केंद्रित राजनीति नहीं हो रही है, या हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी और अन्य नेताओं को भी इस पद पे सुशोभित करने का काम कर रहे हैं, तो भाजपा का एक मुद्दा कम हो जाएगा। लेकिन 2024 आते आते अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआत चल रही है कि इनके राजनीतिक दुकान पे हिंदू मुसलमान नाम के दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जब इनकी राजनीतिक नैया थोड़ा सा हल्का में होती है तो मुंडी निकाल के हिंदू मुसलमान करते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता अनुज राहुल आनंद से एक निवेदन ये है कि भाई इस पे थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लीजिए कि मुगलों के बाद अगर देश के अंदर मंदिर टूटा तो गुजरात में टूटा, उसके बाद कहीं टूटा तो भी बनारस में टूटा, वहां भी सरकार आपकी, यहां भी सरकार आपकी, और सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट नहीं कराया है। मैं भी सनातनी हूं, तो सनातनी हूं तो मेरे कर्तव्य धर्म क्या है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और इस टॉपिक को राजनीतिक दलों को बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयांतर करने का एक सब्जेक्ट मिल जाता है। रवि भाई, आपकी बात, कांग्रेस अब तक बैकफुट पे भागती रही है कि नेहरू जी से लेके अब तक जिस भी दल को मौका मिला है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, तो नेहरू जी को लेकर कांग्रेस तक कांग्रेस फोबिया और नेहरू फोबिया से नहीं उभर पाई थी। जो ही गैर गांधी परिवार से किसी को बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ समय के लिए बैकफुट पे आएगी, दूसरा एक रास्ता अपनाएगी। वो रास्ता आज ही बता रहा हूं कि उस समय होगा कि उसकी पूरी कांग्रेस की बागडोर आज भी कांग्रेस परिवार में है। राजमाता बोलेंगे, अपने दलों में महिलाओं के लिए शुचिता और संस्कार का पालन करते हैं और दूसरों के लिए नहीं करते हैं, ये वैसे लोग हैं। लेकिन आप अंगुली उठाइए, यहाँ पे कांग्रेस की कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, वो कांग्रेस आवाज उठाए न उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देश की जनता के सामने स्पष्ट करे कि आपके अंदर चयन की क्या प्रक्रिया है। जिस वंशवाद का आप नाम लेके चलते हैं, क्या वो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष के पद पर ही वंशवाद नहीं होना चाहिए, या नीचे तक आकर देखा जाए तो जहां तक मैं देख रहा हूं, सभी लोग देख रहे हैं कि अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक वंशवाद सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, एक नहीं सैकड़ों इसके। लेकिन इस पे कुछ दूसरा एक यू टर्न भी लेकर चलना चाहिए कि भाई जो योग्य है उस जगह पे बैठा हुआ है। नीरज तो आप अपने बड़ी पार्टी राहुल आनंद जी से अगला प्रश्न लेना चाहेंगे। राहुल आनंद जी, कुल मिलाकर नीरज राय जी कह रहे हैं कि बीजेपी का एक काम है, किसी को चाहे मलेरिया हो, बुखार हो, टीवी हो, उनको 2 ही टैबलेट देना है, एक मंदिर का, दूसरा मस्जिद का। अच्छा, देखिए, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं आपको एक उत्तर दे दूं। जब संविधान की जो रचयिता ने जब संविधान लिखा था, और जिस संविधान के पेज में आप जब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो उसमें पता है क्या चित्र बनाया गया है? उसमें चित्र बनाया गया है कि राम जब अयोध्या लौट रहे हैं वनवास से, उनके बारे में सारे चित्र किए गए हैं, जबकि सर्वसम्मति से उसको पास किया गया था। क्या वो लोग सांप्रदायिक छवि के थे जिन्होंने पास किया? दूसरी बात मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा है, जी हमारे पास समय कम है, तो हम आपसे लेके भागने में मारे, मैं निश्चय ही बताऊंगा कि हमारे देश में कांग्रेस ने क्या किया और हमारे देश में बीजेपी ने क्या किया। और जिस बात को दीपचंद जी बात कर रहे थे कि रोजगार की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, राहुल आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे। राहुल आनंद जी आपका, दीपचंद जी आपका, और नीरज राय जी आपका, तीनों लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई लगातार जारी है। फिलहाल आगे देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनता है। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।